Hello, students. Today we are going to start our chapter 3, which is Why Do We Need a Parliament from Social and Political Life. Okay, so in this chapter, we'll discuss about the Parliament. That what is a Parliament, why do we need a Parliament, and what are the functions or works of parliament and what are the house of parliament. ओके, तो पार्लियामेंट के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन इस चैप्टर में करने वाले हैं. सो लेट्स सी. ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं बेटा, ये पार्लियामेंट की पिक्चर है. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हमें पार्लियामेंट की क्यों नीड होती है ना. तो ये जो पार्लियामेंट है ये किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? डू यू नो? ये जो पार्लियामेंट है ये लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है. अब कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि लोग ही खुद अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट करते हैं. हम और आप मिलके ही क्या करते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो लोग इस पार्लियामेंट में बैठते हैं और इस पार्लियामेंट में बैठ करके वो हमारे साइड से डिस्कशंस करते हैं अलग अलग इश्यूज़ पे और यहीं पर डिसीजंस लिए जाते हैं. ओके, तो इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा हैं, इस बात पर हमें गर्व है. अब डेमोक्रेटिक क्या या डेमोक्रेसी क्या, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में. डेमोक्रेसी वो जहाँ पर किसकी इम्पोर्टेंस होती है? लोगों की इम्पोर्टेंस होती है ना. यहाँ क्या है बेटा, डिसीजन मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, और अपनी गवर्नमेंट को खुद चुन सकते हैं. It is these elements that together make us a democracy, and this is best expressed in the institution of parliament. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizen of India to participate in decision making and control the government, है ना. इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, किसमें? डिसीजन मेकिंग में. किसी भी डिसीजन को लेने में कैसे पार्टिसिपेशन होता है लोगों का और कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में भी पार्टिसिपेशन होता है. ओके, लेट्स सी. यस, वाई शुड पीपल डिसाइड. अच्छा, क्यों लोग ही ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं, है ना. इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947. जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट बना था, है ना. Proceeding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated, है ना. इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और लंबा स्ट्रगल था जहाँ इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस स्ट्रगल में. ओके, people from various background joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making, है ना. अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग थे उन्होंने इस स्ट्रगल में, इस फ्रीडम के इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना, और डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है, इन सारी चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है उन्हें पता थी. क्यों पता थी? क्योंकि देखिए बेटा, जब कॉलोनियल रूल था, है ना, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तब कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकता था क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता था और ना उनके अगेंस्ट जा सकता था. बट क्या हुआ बेटा, 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने कुछ ऐसे डिमांड करी कि भाई हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमें भी राइट मिलना चाहिए, है ना, कुछ डिसीजन लेने का. देखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हुआ, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, है ना, लोगों का इस एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि चलो ठीक है भाई, है ना, लोग भी अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में. ओके, एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट
the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle from freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जब ये स्ट्रगल में लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो बेटा जो नेशनलिस्ट है उन्होंने क्या फील किया कि अब हमारा जो फ्री इंडिया होगा वहाँ पर हर पर्सन अपनी मतलब इस लायक हो चुका है कि हर पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी डिसीजन को लेने में उसका पार्टिसिपेशन हो सकता है. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, है ना. जब इंडिपेंडेंस के साथ ही हम एक फ्री कंट्री का हिस्सा, एक फ्री कंट्री के सिटीजन बनने वाले हैं. दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट felt like. It mean that the government had to be sensitive to people's need and demands, है ना. इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी, वहाँ पर भी गवर्नमेंट को क्या करना होगा, लोगों की नीड्स को, लोगों की डिमांड को ध्यान रखना होगा, है ना. द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना. इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्या हुआ देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. अब ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? ये है कि इस फ्रेंचाइजी में ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट. सारे के सारे जो एडल्ट सिटीजन हैं उन्हें कंट्री के जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं उन्हें राइट है, किस चीज़ का राइट है, वोट करने का राइट है, राइट. अब देखिए बेटा यहाँ पर एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, एक पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं कि जो ईवीएम है, ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कैसे यूज़ करना है उस इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ रहे हैं, है ना. तो 2004 में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ईवीएम का यूज़ किया था वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 2004 में यूज़ किया गया, है ना. और उसके पहले क्या करते थे बेटा, उसके पहले पेपर्स का यूज़ करते थे. पेपर पे जिस पर्सन को वोट देना है वो पेपर पे लिख करके वोट देता था. अब जो जैसे ही ईवीएम मशीन्स आई तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो ट्रीज़ हैं बेटा उन्हें सेव किया गया, क्योंकि जो पेपर है वो किससे बनते हैं, ट्री से ही बनते हैं. तो देखिए यहाँ दिया है अराउंड 1,50,000 ट्री विच वुड हैव बीन कट टू प्रोड्यूस 8,000 टोन्स ऑफ पेपर, है ना. जिस पेपर का यूज़ किया जाता था वोट देने के लिए, है ना. तो यहाँ कितने अराउंड 1,50,000 ट्रीज़ को यहाँ पर बचाया गया. कैसे बचाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करके. ओके, यस, लेट्स सी द नेक्स्ट. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ पर हम पढ़ेंगे लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. हमने पढ़ा ना कि कैसे लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ही कहाँ पर होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं ना. तो कैसे लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, देखिए. यस, द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, है ना. डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, मेन जो आइडिया है वो यही है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. ओके, इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट द फंक्शनिंग. द बेसिक India in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as the public institutions need to have the ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन्स, है ना. देखिए डेमोक्रेसी क्या बताती है बेटा, यही बताती है कि जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हैं, क्योंकि वही उन्हीं के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना. लोगों से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ही बेटा कहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही कहाँ पर होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, है ना. और वही सारे डिसीजंस लेते हैं. तो डेमोक्रेसी टोटली हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या बताती है कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो. ओके, यस. अब देखिए यहाँ कैसे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, है ना, उसके बारे में दिया है. हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. One way of doing so, as you read, is
थ्रू इलेक्शंस, है ना। अब कैसे लोग अपनी गवर्नमेंट को अप्रूवल देते हैं, पहला वे तो आप देख चुके हैं, क्या, किसके थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। ओके, पीपल वुड elect their representatives to the parliament, then one group from among this elected representatives from the government forms the government, है ना। अब लोग क्या करते हैं बेटा, पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक ग्रुप क्या बनता है, then one group from among these elected representatives forms the government. ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्हीं में से एक ग्रुप मिलके क्या बनाता है बेटा, गवर्नमेंट को बनाता है। ओके, द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, उन्हीं से मिलकर के क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है ना। अब ये क्या करते हैं, कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, है ना। ये सब मिलके क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और गाइड भी करते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट, है ना। इस तरीके से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं, है ना, गवर्नमेंट को बनाते हैं, और क्या करते हैं, इसे कंट्रोल भी किया जाता है। बेटा अगले कुछ टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे पार्लियामेंट गवर्नमेंट बनाती और उसे कंट्रोल भी करती है, राइट। यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्लियामेंट का पिक्चर। ओके, पार्लियामेंट का पिक्चर देख पा रहे हैं और 2 हाउसेस देख पा रहे हैं। लेट्स सी, फर्स्ट पिक्चर कौन सा है बेटा, ये वाला जो फर्स्ट पिक्चर है, ये पार्लियामेंट का पिक्चर है ना। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद भी कहते हैं, है ना। ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसे हम क्या कहते हैं, संसद भी कहा जाता है। और ये लॉ मेकिंग की बेटा इसके पास पावर होती है ना। और 2 हाउसेस होते हैं इसके, कौन कौन से 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये जो 2nd नंबर का पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये राज्यसभा का पिक्चर है, एंड 3rd वन इज लोकसभा, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा और लोकसभा क्या है। यस, लेट्स सी, देखिए 2nd पिक्चर है राज्यसभा का, है ना। राज्यसभा को हम क्या कह सकते हैं, ये जो 2nd नंबर वाला पिक्चर है राज्यसभा का, है ना, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। और टोटल यहाँ पर कितने मेंबर्स होते हैं, 245। कितने मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, 245 मेंबर्स से मिलकर बनती है। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं यहाँ, कहाँ पर, कौन सी जगह, कौन से वाले हाउस में, राज्यसभा में। ओके, नाउ 3rd नंबर पे जो पिक्चर दी है बेटा, वो लोकसभा की है ना। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा का दूसरा नेम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा का दूसरा नेम है हाउस ऑफ द पीपल, है ना। यहाँ पर 545 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, राइट। और यहाँ कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं बेटा, स्पीकर होते हैं, राइट। तो यहाँ हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस से मिलके बनी होती है। कौन कौन से हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है, देखते हैं। पार्लियामेंट का मेन रोल क्या है बेटा, जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people, है ना। पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। किस सेंस में पावरफुल है, क्योंकि ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है ना, लोगों को ही रिप्रेजेंट करती है ना। Elections to the parliament are held a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 year, है ना। जो हमने लोकसभा देखा बेटा, 3rd नंबर वाला जो पिक्चर था वो लोकसभा का था, है ना। यहाँ पर क्या होता है, हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं, है ना, हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू
न्यूमेरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है, और इन सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होते हैं बेटा, वहाँ से जो हैं पर्सन निकल करके आते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से अलग अलग मेंबर इलेक्ट होते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, है ना। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट्स इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और जो इलेक्ट होकर आए हुए लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग हो सकते हैं। ओके, यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, है ना। एक बार जब ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एमपीज कहते हैं, और एमपीज का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और ये एमपीज एक साथ मिल करके किसे बनाते हैं, पार्लियामेंट को। वंस इलेक्शंस टू द Parliament have taken place, the Parliament needs to perform the following functions। एक बार जब elections हो जाते हैं तो जो Parliament है उसे ये functions, Parliament के ये कुछ works होते हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन से functions है Parliament के, ये देखेंगे हम। So let's talk about the functions of Parliament। First function is to select the national government, है ना। पार्लियामेंट का पहला फंक्शन क्या होता है कि वो नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है। कैसे, एज वी ऑल नो दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। हमने देखा कि जो इंडिया की पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों से मिलके पार्लियामेंट बनती है। ओके, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। हमने देखा कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और है ना जो लोग इलेक्टेड लोग होते हैं, है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वही कौन बन के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के कहाँ पर जाते हैं बेटा, पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि एक लिस्ट आती है कि जिस लिस्ट में क्या दिया होता है कि कौन से एरिया से। देखिए, फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। उसके बाद एक लिस्ट आती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी से। हमने देखा कि लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ पर जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, और उन्हें हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हुई एमपीज की बात, है ना, कि एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ गए, पार्लियामेंट में गए। अब उसके बाद जब ये इलेक्शन कंडक्ट हो जाते हैं उसके बाद एक लिस्ट आती है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो एमपीज हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। ठीक है, एक लिस्ट आती है और इस लिस्ट में दिया होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग आए हैं, है ना, किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग वहाँ पर हैं, कहाँ पर, पार्लियामेंट में हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी में जो पार्टी होती है, देखिए सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, है ना, 543 लोकसभा के 543 तो इलेक्टेड और प्लस 2 एंग्लो इंडियन जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, है ना, जो कि नॉमिनेटेड सीट्स होती है ना, 2 सीट कौन सी होती है, नॉमिनेटेड होती है, और 543 इलेक्टेड लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 543 इलेक्टेड मीन्स टोटल 545 हमने देखी ना, टोटल 545 होती है जिसमें 543 इलेक्टेड और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट्स होती है ना। मेंबर इन लोकसभा, है ना, मेंबर लोकसभा में इतने मेंबर्स होते हैं 543 प्लस 2। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द मेंबर्स 272। देखिए, मेजोरिटी में किसी भी पार्टी को आने के लिए किसकी ज़रूरत होती है कि 272 मेंबर्स होने चाहिए उस पार्टी के। जैसे हमने देखा कि जो एमपीज़ हैं, फिर से बेटा एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है बेटा, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट हम बना रहे हैं, तो नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो अलग अलग एमपीज़ आए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, है ना, इन्हीं में से कौन निकल के आएगी, इन्हीं में से क्या बनेगी बेटा, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि कैसे बनेगी। तो देखिए क्या होगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से
मेजोरिटी में मेंबर्स आए हैं, है ना, उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम हाफ नंबर्स चाहिए। जैसे 543 से 273, है ना, 273 मेंबर्स अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो वो क्या तो वो पार्टी क्या बना सकती है बेटा, वो पार्टी मिलके क्या बना सकती है, नेशनल गवर्नमेंट, है ना। अब देखिए अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी क्या होती है, देखिए मेजोरिटी में जो पार्टी है और उसके बाद जिस मेजोरिटी में जो पार्टी है वो मिलके तो गवर्नमेंट बनाएगी, है ना, और उसके बाद जो पार्टी मेजोरिटी में है, मीन्स सेकंड नंबर पे जो पार्टी मेजोरिटी में है वो क्या बनाएगी, अपोजिशन, उसे अपोजिशन पार्टी कहा जाता है ना। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी, है ना, सारी जो दूसरी बची हुई पार्टीज हैं जो अपोज करती है मेजोरिटी पार्टी को, वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, और जितनी भी पार्टीज बची हुई हैं, है ना, जो इलेक्टेड पार्टी है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी में है, जिस पार्टी से लोग मेजोरिटी में हैं वो तो गवर्नमेंट बना देगी। अब जितनी भी बची, उसके अलावा जितनी भी बची पार्टीज़ हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट में, उनमें जो पार्टी मेजोरिटी में है वो पार्टी क्या कहलाएगी, अपोजिशन पार्टी कहलाएगी, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, है ना, लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1 इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव क्या है, एक ग्रुप है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना एग्जीक्यूटिव के बारे में, लोगों का एक ग्रुप है जो क्या करता है, जो एक साथ काम करता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो भी लॉज क्रिएट किए जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्क करता है। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, है ना, ये एग्जीक्यूटिव जब हम टर्म गवर्नमेंट जैसे जब यूज़ करते हैं तो ये एग्जीक्यूटिव वही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, है ना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। अब लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में है ना, जो पार्टी मेजोरिटी में है या जो रूलिंग पार्टी है उसका लीडर ही कौन होता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर होता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस, है ना। अब जो उनकी पार्टी में जो एमपीज हैं उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग एरिया में मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना, हेल्थ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के ही लोगों से, एमपीज में से ही वो इन लोगों को इलेक्ट करते हैं ना, डिसाइड करते हैं इन लोगों की पोस्ट को, है ना। दिस मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंस। देखिए तो फिर यही मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग चार्ज लेते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन और फाइनेंस, ओके। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट हैज been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. Then they join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government, है ना। अब देखिए बेटा, कभी अगर ये सिचुएशन है कि किसी भी कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं वो क्या करेगी, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ जुड़ जाएगी, है ना। तो जब वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाएगी तो ऐसी पार्टी को क्या कहा जाता है, कोलिजन पार्टी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिए ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा कि एटलीस्ट 272 मेंबर्स चाहिए किसी भी पार्टी को जीतने के लिए। कितने मेंबर्स चाहिए बेटा, 272 मेंबर्स चाहिए। अब सपोज कि किसी भी पार्टी के 272 मेंबर्स नहीं हुए, है ना, मीन्स कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि किसी पार्टी के पास जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स है वो क्या करेगी बेटा, वो हेल्प ले सकती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की, और ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर क्या बना सकते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है बेटा, कोलिजन गवर्नमेंट, ओके। यस, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, अब देखिए ये तो थी बेटा, हम लोगों ने अभी तक लोकसभा की बात की, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राज्यसभा। द राज्यसभा फंक्शन
प्राइमरी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, है ना। राज्यसभा कैसे वर्क करती है बेटा, स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करती है। पार्लियामेंट में किसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है राज्यसभा, स्टेट की। ओके, यस, द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, है ना। किसी भी बिल को, है ना, पहले जो लॉ जो होता है वो कच्चे रूप में, हम एक बोल सकते हैं कि कच्चे रूप में लॉ बनने से पहले वो क्या होता है, एक बिल होता है ना, तो उस बिल को राज्यसभा में पास होना ज़रूरी है। जब तक कोई भी बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ओके, देयरफॉर it therefore has an important role of reviewing and altering the laws initiated by the लोकसभा। तो इसीलिए, क्योंकि पहले जो कोई भी बिल है वो लोकसभा में आएगा, है ना। सपोज वो लोकसभा में पास हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो राज्यसभा में गया, अगर वहाँ से वो पास नहीं होता है तो वो बिल लॉ नहीं बन सकता है। तो इसलिए ये क्या करते, ये जो राज्यसभा है ये क्या करती है बेटा, रिव्यू करने का काम करती है ना, रिव्यू करने का काम करती है किसी भी बिल को। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स, है ना। जो राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। जो अलग अलग स्टेट्स में जो एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, है ना बेटा। देखिए, एक तो आप वोट करते हैं, किस लिए वोट करते हैं बेटा, लोकसभा के लिए, है ना, लोकसभा के लिए। और एक आप स्टेट के लिए जब वोट करते हैं तो स्टेट के लिए वोट करके जो आप एमएलएस को सिलेक्ट करते हैं, है ना, तो वही एमएलए आपस में मिलके क्या करते हैं बेटा, वही एमएलए आपस में मिलकर के एमपीज सेलेक्ट करते हैं। एमपीज किस लिए, यहाँ पर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा के लिए वो एमपीज सेलेक्ट करते हैं। ओके, देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 233, है ना। जैसे कि हमने लोकसभा में देखा था कि 2 मेंबर्स थे नॉमिनेटेड, और यहाँ पर 2 मेंबर्स की प्लेस पे कितने 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, है ना। अब ये 12 मेंबर्स कौन कौन होते हैं, देखिए, ये 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे, है ना, कुछ लोग कुछ लिटरेचर से रिलेटेड या फिर सोशल सर्विसेज से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना। तो ऐसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। तो ये तो थी बेटा, हमने अपना जो फर्स्ट वाला फंक्शन देखा, है ना। जो फर्स्ट फंक्शन था ये क्या था, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। कैसे नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है ना, इसमें हमने पूरी की पूरी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। कैसे जो हमारी पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। ओके, लेट्स सी। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगन्स विथ अ क्वेश्चन आवर, है ना। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर वाला जो सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। क्यों होता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो एमपीज़ होते हैं बेटा, जो एमपीज़ गवर्नमेंट में नहीं है ना, या फिर जो रूलिंग पार्टी है अभी, है ना, रूलिंग पार्टी के अलावा जो एमपीज़ हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि जो मेजोरिटी में जिस पार्टी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, गवर्नमेंट में आ जाते हैं। मेजोरिटी में अगर लोग हैं जिस पार्टी के तो उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। अब उसमें से फिर कुछ जो लोग बचे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन आवर है यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, वो लोग क्वेश्चन करते हैं। किससे क्वेश्चन करते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उससे क्वेश्चन किया जाता है। किस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो वो स्ट्रैटेजीज, जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइट। तो दे हाईलाइटिंग ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड और देखिए ये क्या हाईलाइट क्या करते हैं, देखिए, ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने अगर ये पॉलिसी बनाई है तो इसके ये इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं। देखिए, सपोज़ कि कोई भी पर्सन अगर वर्क कर रहा है ना, अच्छा, आप इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर सारे के सारे
मेंबर्स, अगर वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी के हों सारे मेंबर्स, है ना, कोई भी अपोजिशन पार्टी में नहीं हो और कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, वो लोग जो भी पार्टी होगी, है ना बेटा, जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो अपने हिसाब से ही रूल करेगी, फिर उन्हें कोई उनकी मिस्टेक बताने वाला बचेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टी के जो लोग हैं, है ना, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिशन के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं बेटा, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, इनके जो वर्क हैं उन्हें क्रिटिसाइज करती है ना, उनकी कमियां बताती हैं। और जब गवर्नमेंट अपनी सुनती है, तो कमियां जब उन्हें पता लगती हैं तो क्या होता है बेटा, फिर वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि भाई हम तो रूल कर रहे हैं, तो जो रूलिंग पार्टी है वो क्या चाहेगी, रूल करने के लिए हमें जो है अपनी कमियों को तो ठीक करना ही होगा, तो जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक वो कैसे ठीक करेंगे, है ना। तो ये जो अपोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, है ना बेटा। इन शॉर्ट मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया है, राइट। हाँ, यस, ओके। नाउ थर्ड वन इज लॉ मेकिंग। देखिए ये जो लॉ मेकिंग वाला पॉइंट है, लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। जो लॉ मेकिंग है ये पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वी शुड रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। हमारा जो अगला चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, जो अगला चैप्टर है वो पूरा का पूरा लॉ मेकिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इसके बारे में बेटा हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3, है ना। इस चैप्टर 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट क्या होती है, हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत होती है, पार्लियामेंट में क्या क्या फंक्शन है ना, और पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, कैसे उन हाउसेस में इलेक्शंस होते हैं, है ना, कैसे गवर्नमेंट बनाई जाती है ना, अपोजिशन पार्टी की क्या रोल होते हैं, वो क्या वर्क करती हैं, कैसे गवर्नमेंट को सही अच्छे तरीके से चलने में, है ना, कैसे गवर्नमेंट के कामों को सुधारने में जो है अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है ना, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। और इन आवर नेक्स्ट चैप्टर विल सी अबाउट द लॉ, ओके। लॉ मेकिंग से रिलेटेड हमारा चैप्टर है चैप्टर 4th, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3rd चैप्टर। थैंक यू बेटा।